हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल बरेली से हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो कि एनसीईआरटी की बुक पे बेस्ड है। उसका चैप्टर वाइज समरीज आपको मिलेंगे। अभी हम चैप्टर 1 ले रहे हैं और ये जो चैप्टर समरी है ये हम शॉर्ट स्पैन में पूरा करेंगे। लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर हम एक चैप्टर की समरी कर लेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर समरी है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th और 12th के, उनके लिए तो रहेगी रहेगी, और उसके साथ साथ जो लोग एमबीए, बीबीए, बीकॉम करते हैं और उनका सब्जेक्ट होता है मैनेजरल इकोनॉमिक्स, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो चैप्टर 1 है वो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले हम अगर ये जानें कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स एक वो सब्जेक्ट बताया गया है जो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसको कि लिमिटेड माना गया है, उनको हम किस तरीके से अपने अनलिमिटेड वांट्स में एलोकेट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, जिससे कि एज ए कंज्यूमर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले और एज ए प्रोड्यूसर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो इसी में दो चीज़ें निकल के आती हैं, स्कैरसिटी एंड चॉइस। तो इसको हमें समझना चाहिए। स्कैरसिटी का मतलब है कमी होना। तो ये बताया गया है कि स्कैरसिटी का मतलब है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कम हो सकते हैं, हमें जितने की चाहिए, अनलिमिटेड वांट्स के कंपैरिजन में कम हो सकते हैं। चॉइस क्या मतलब है? चॉइस का मतलब है डिसीजन मेकिंग। जब हमारे पास में रिसोर्सेज कम हैं और हम उसको कई जगह असाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम डिसीजन लेंगे, हम चॉइस करेंगे कि हम ऑप्शन ए में लगाएं या ऑप्शन बी में लगाएं। तो ये बनता है चॉइस। तो स्कैरसिटी और चॉइस जो है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनते हैं इकोनॉमिक्स के। आगे चलते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए, वो ब्रांच बताया गया है जहाँ पर कि हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि वो हो सकते हैं कोई कंज्यूमर हो, कोई फर्म हो, प्रोड्यूसर हो, मार्केट हो। तो ये कैसे अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और उसके बाद बताया कि जो इकोनॉमी है उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो पहले ये समझ लें इकोनॉमी का मतलब क्या है। इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरीके से करते हैं जिससे कि उसके एलिमेंट्स को फ़ायदा मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, वेलफेयर मिले। तो इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करें, मीन्स कौन सी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करें, हम लेबर इंटेंसिव करें, कैपिटल इंटेंसिव करें। देन फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, मीन्स उनके लिए प्रोड्यूस करें जिनके पास में सफिशेंट इनकम है, जो मार्केट प्राइस दे सकते हैं, या फिर जो और लोग हैं जिनके पास में सफिशेंट इनकम नहीं है, उनकी नीड्स एंड वेलफेयर्स को हम ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूस करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम्स बताए गए हैं मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो कंडीशन होती है जहां पर जो डिसीजंस होते हैं इकोनॉमी के, वो मार्केट फोर्सेस लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर कि कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों चीज़ें काम करती हैं, मींस गवर्नमेंट सिस्टम भी होता है डिसीजन लेने के लिए, मार्केट फोर्सेस भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपने नाम से क्लियर है। ये बताता है कि अगर हमारे पास में दो रिसोर्सेस हैं जिसको कि हम कंबाइन करके कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उन रिसोर्सेज के कितने हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और उन कॉम्बिनेशन से हम क्या क्या आउटपुट ले सकते हैं, वो जो कर्व है वो कहलाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। यहीं पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एफिशिएंसी का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताया गया है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे वर्ड कॉस्ट आता है, मगर
किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं? बेनिफिट को। किसका बेनिफिट? उस ऑप्शन का बेनिफिट जिसको कि हम नहीं ले रहे हैं, बिकॉज वी हैव चूजन अनदर ऑल्टरनेटिव। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी है, हमने ऑप्शन बी चूज कर लिया, तो ऑप्शन ए से जो हमें फ़ायदा मिलने वाला था वो हमें नहीं मिला, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये एक रेट होता है जिससे कि हम एक गुड को सेक्रीफाइस करेंगे दूसरे को ज़्यादा बनाने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अगर हम ये दूसरे का ज़्यादा बनाना है तो पहले का कम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना हम पहले का कम बना रहे हैं, जितना हम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से होते हैं? ये बताया गया इस चैप्टर में कि इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। ओके। और प्राइस का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्राइस का इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट इकोनॉमी में। डिमांड एंड सप्लाई को ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। अब बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसमें ले सकते हैं। तो ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग अभी समझ चुके हैं। फिर एक टर्म आता है इसमें पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तब कहेंगे जबकि वो केवल फैक्ट्स को एज इट इज़ डिस्क्राइब करेगा, और नॉर्मेटिव हम तब कहेंगे जबकि वो वैल्यू जजमेंट भी लाएगा, सजेशंस भी लाएगा, तब उस वाले सब्जेक्ट्स को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे। ओके। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस भी इस चैप्टर में बताया गया। तो ब्रीफली अगर हम समझें तो बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है जो कि स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से डील करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से डील करता है, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज एंड एग्रीगेट्स। तो जब हम इकोनॉमी एज ए होल की बात करेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे जैसे कि नेशनल इनकम एक्सेट्रा, तो फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। तो ये चैप्टर 1 की समरी हो गई। ब्रीफली हमने 5-7 मिनट में कवर कर ली है। आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, सुने, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, और उसके बाद आप इसको बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब डीप स्टडी करेंगे तो फिर आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। थैंक यू सो मच।